नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। तेजी से बढ़ रहा है देश का रिटेल सेक्टर। इथेनॉल मिक्सचर से किसानों की आय में हुआ इजाफा। एनआरआईज ने भारत को भेजे 135 बिलियन डॉलर और जीएसटी के 8 साल पूरे। देश का रिटेल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अभी भारत के रिटेल सेक्टर की वैल्यू करीब 900 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार रिटेल सेक्टर 5% की दर से बढ़ रहा है और जल्दी ही इसके 9 से 10% तक पहुंचने की आशा है। आरएआई के सीईओ राजगोपालन ने कहा कि कोरोना के ठीक बाद रिटेल सेक्टर में 20% की ग्रोथ रेट देखी गई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले एक साल में ये वृद्धि दर धीमी होकर करीब 5% रह गई, लेकिन अब बाजार स्टेबल होने, कंज्यूमर्स के ज़्यादा खर्च करने और सही कंज्यूमर बेस के साथ ये सेक्टर एक बार फिर तेजी से विकास के संकेत दे रहा है। आरएआई के 62वें खुदरा व्यापार सर्वेक्षण के अनुसार मई 2025 में भारत भर में रिटेल बिक्री में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 7% की बढ़ोतरी हुई। ये कई महीनों तक बिक्री में 4 से 5% की मीडियम ग्रोथ के बावजूद एक महत्वपूर्ण सुधार है। दक्षिण भारत में रिटेल बिक्री में 9% की सबसे ज्यादा बढ़त हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वेस्टर्न रीजन में रिटेल बिक्री में 7% की वृद्धि हुई, जबकि नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में ये 6 और 4% रही। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ने 10% की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाई। फर्नीचर के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 8% की अच्छी वृद्धि रजिस्टर की गई। भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने न केवल कच्चे तेल के इंपोर्ट पर देश की निर्भरता को कम किया है, बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से किसानों की आय में इजाफा हुआ है। पुरी ने कहा कि पिछले 11 सालों में सरकार ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत किसानों को 1,18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। एथेनॉल मिश्रण इनिशिएटिव ने कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करके भारत को करीब 1,36,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है। भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट्स सिर्फ महाराष्ट्र के न्यावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही भारत में आ सकेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। बांग्लादेश से जूट के इंपोर्ट पर यह बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि वहां से सस्ते और सब्सिडी वाले जूट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट से भारत की जूट इंडस्ट्री लंबे समय से नुकसान झेल रही है। दरअसल साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा के तहत बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट्स को भारत में बिना ड्यूटी के इंपोर्ट की छूट है, लेकिन बांग्लादेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और वहां के एक्सपोर्टर्स जो तरीके अपनाते हैं, उसके कारण भारत को इस बैन के बारे में सोचना पड़ा। ये एक्सपोर्टर्स गलत लेबलिंग, ड्यूटी से बचने के लिए टेक्निकल छूट के दुरुपयोग और ज़्यादा सब्सिडी हासिल करने के लिए गलत घोषणाएं करते हैं। इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स किसी दूसरे देश के रास्ते इन पाबंदियों को नज़रअंदाज न कर सकें। ये कदम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में जूट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आजीविका को बचाने के लिए उठाया गया है। ये फैसला इंडियन जूट इंडस्ट्री के लिए राहत भरा हो सकता है, जो लंबे समय से विदेशी इंपोर्ट के दबाव में थी। ओरल हेल्थ मूवमेंट पहल के तहत देश के 700 जिलों और 18,000 से ज़्यादा पिन कोड एरियाज पर अब तक 45 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही 5 में से 5 और 24% लोगों को सबसे कम 1 स्कोर मिला है। स्क्रीनिंग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 41% लोगों में कैविटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ओरल हेल्थ पर ध्यान न देने के कारण 90%
भारतीयों को दांतों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन रहा है, बल्कि हर साल देश को 7.2 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2025-26 की शुरुआत में ही भारत की इकोनॉमी ने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद मजबूत और फ्लेक्सिबल प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है और समग्र रूप से इकोनॉमिक सिनेरियो काफी पॉजिटिव है। समीक्षा में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के माहौल में भी मजबूती दिखाई है। ये मजबूती घरेलू मांग में सुधार, मुद्रास्फीति में कमी, रोजगार की स्थिर स्थिति और निर्यात क्षेत्र की अच्छी स्थिति से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-वे बिल, ईंधन की खपत और पीएमआई सूचकांक जैसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत में भी ठीक रही हैं। भारत के कुल निर्यात में 2.8% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक आर्थिक मंदी और टैरिफ में इनस्टेबिलिटी के बावजूद निर्यात क्षेत्र की मजबूती दर्शाता है। 13 जून तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार $699 बिलियन पर बना रहा, जो अगले करीब एक साल तक के आयात को कवर करने में सक्षम है। भारतीय रुपया भी दूसरी करेंसीज की तुलना में स्थिर है। सरकार ने चीन से इंपोर्टेड 4 रसायनों पर इस महीने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। घरेलू कंपनियों को चीन से सस्ते दाम पर आयातित उत्पादों से संरक्षण देने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये शुल्क पेडा एसीटोनिट्राइल, विटामिन ए पॉमिटेट और अघुलनशील सल्फर पर लगाया गया है। राजस्व विभाग के सीबीडीटी ने इस बारे में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए। इन केमिकल्स के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क 5 साल तक जारी रहेगा। भारत में आज जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए। जीएसटी को एक सशक्त और ज्यादा यूनिफाइड इकोनॉमी की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए 2017 में आज के दिन शुरू किया गया था। जीएसटी के साथ टैक्स प्रक्रिया सरल होने के साथ ही कारोबारियों को राहत मिली, लागत में कमी आई और माल को बिना किसी परेशानी के देश के एक से दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति मिली। बीते 8 वर्षों में जीएसटी को जबरदस्त सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। ऑफिशियल डेटा के अनुसार जीएसटी कलेक्शन में पिछले 5 वर्षों में लगभग दुगनी बढ़ोतरी हो चुकी है। 2020-21 के दौरान जहां 11,37,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन था, वो 2024-25 में बढ़कर 22,08,000 करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ जीएसटी करदाताओं की संख्या भी काफी बढ़ी है। 30 अप्रैल तक जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़कर 1,51,80,087 हो चुकी है। जीएसटी की वर्तमान स्ट्रक्चर दरों में 4 मुख्य स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। ये देश भर में अधिकांश वस्तुओं और सर्विसेज पर लागू होती हैं। हालांकि मुख्य स्लैब के अलावा 3 विशेष दरें भी तय की गई हैं। जीएसटी की दर सोना, चांदी, हीरा और ज्वेलरी पर 3%, कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 0.25% लगती है। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के उद्देश्य से लाया गया था। जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कमी आई। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे टैक्सेस की जगह ले ली। इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने यानी एनआरआईज ने 2024-25 में अपने देश में रिकॉर्ड $135.46 बिलियन यानी करीब 11,60,000 करोड़ रुपए भेजे। ये राशि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है और 8 साल पहले यानी 2016-17 में $61 बिलियन से दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत लगातार 1 दशक से ज्यादा समय से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला कंट्री बना हुआ है। आरबीआई की एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे विकसित देशों से कुल रेमिटेंस का 45% हिस्सा आता है।
पहले जहां खाड़ी देशों से सबसे ज़्यादा पैसा भारत आता था, अब यह हिस्सेदारी कम हो रही है। इसका कारण है कि अब भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स की संख्या अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में तेजी से बढ़ रही है। ये लोग आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में वहां अच्छी सैलरी पा रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता के मुताबिक रेमिटेंस में ये तेजी तब भी बनी हुई है जब कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। इसका कारण है कि अब भारतीय लोग कम तेल निर्भर अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका और यूके में ज़्यादा रहने को जा रहे हैं। रेमिटेंस देश के व्यापार घाटे को कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा $287 बिलियन था और रेमिटेंस ने इसके करीब 47% हिस्से को कवर किया। यानी ये पैसा देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहा है। रेल का सफर आज से महंगा हो गया है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने काफी समय से बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत की एक चुनौती थी, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। रेलवे ने नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं एसी क्लासेस के लिए ये बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। 500 किलोमीटर यात्रा करने पर नॉन एसी में 5 रुपये और एसी में 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। वहीं 1000 किलोमीटर के सफ़र पर एसी की यात्रा करने पर 20 रुपये और नॉन एसी की यात्रा पर 10 रुपये ज़्यादा होंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा। आधार IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। आधार वेरीफाइड यूज़र्स को टिकट बुकिंग के दौरान OTP मिलेगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करके टिकट बुक किया जा सकेगा। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने से पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाज़त होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। इससे दलालों और बोट्स की एंट्री बंद होगी। ये थी आज की व्यापार जगत की मुख्य खबरें। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.